Hello everyone, welcome to the Chemistry Times. In today's class, we will discuss about the electronic configuration of atoms. इस क्लास में हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे लिख सकते हैं वो सीखेंगे और इसके लिए हम एक बहुत ही इजी मेथड करेंगे जिससे आप इजीली किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या मतलब होता है कि किसी भी एटम के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और ये भी हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो हम अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं और दूसरा एरो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करता है। दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 ये सब हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये हमें दिखा रहे होते हैं कि कौन सी शेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, कौन सी मेन शेल है। तो यहाँ पर मेन शेल की वैल्यू यानी कि यहाँ पर फर्स्ट शेल है, यहाँ पर सेकंड शेल है, और इस एग्जांपल में यहाँ पर जो मेन शेल है वो कौन सी है, थर्ड है। ये S P D F ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कौन सी सब शेल से इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जैसे कौन सी सब शेल है, S, यहाँ पर कौन सी है, S, और ये कौन सी है, P। यहाँ पे भी ये जैसे एग्जांपल है, इसमें कौन सी सब शेल है, P। और साथ साथ P सब शेल से हमें ये भी पता चलता है कि L की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। P सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो और ये जो ऊपर पावर में होता है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है कि उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, और ये रूल्स हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किए थे। एक बार इनका क्विक रीजन कर लेते हैं कि ये रूल्स हमें क्या बताते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है अबाउ प्रिंसिपल। ये हमें क्या बताता है कि लोएस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में फिल होता है। सेकंड रूल क्या है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर होता है, जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, मेन शेल, सब शेल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये सेम नहीं हो सकते, ये चारों सेम नहीं हो सकते हैं। थर्ड रूल हमें क्या बताता है, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। जैसे अब s ऑर्बिटल है, तो हमें पता है s ऑर्बिटल में क्या होता है, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये जैसे p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल हमें पता है ये 3 होते हैं। p सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो इनमें क्या होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सेम होती है। तो जब भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं तो हम उनमें इलेक्ट्रॉन पहले सब में सिंगल सिंगल फिल करते हैं। जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई हो जाते हैं उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। आप इसे यहाँ पर इसे ऐसे फिल नहीं कर सकते कि ये 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पेयरिंग कर दी और ये यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये रॉन्ग है। तो जब तीनों ऑर्बिटल के अंदर सिंगली फिल हो जाते हैं, जब भी डीजनरेट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे अगर यहाँ पर p4 होता तो p4 के लिए सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, इसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती, यहाँ पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते। अगर p5 कन्फिग्रेशन होती, फिर यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन आता, और p6 होता तो फिर यहाँ पर आता। तो इसी तरह से हम d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स में भी सेम ये ऐसे ही करते हैं। ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी लो है और कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है। बट इसको और भी सिंप्लीफाई तरीके से हम इजी मेथड से कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, s p d f। तो s के लिए यहाँ पर s के लिए वैल्यू 1 रख दो, p के लिए 2 रख दो, d के लिए 3 रख दो, f के लिए 4 रख दो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्बिटल्स का ऑर्डर बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन में चलना है। तो इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले S से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उनको हमें 2 बार लिखना है। जैसे S से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो S 2 बार आएगा, तो ये हो गया S और S। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा,
P से S इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे PS PS। फिर इसके बाद यहाँ पर D से स्टार्ट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये भी DPS 2 टाइम्स लिखेंगे, DPS DPS। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर F से चलना स्टार्ट करेंगे। तो जब F से चलना स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, सेम ऐसे ही फॉलो करेंगे, ये भी इसे भी 2 टाइम्स ही लिखना है। यहाँ पर चलेंगे ये ऐसे, तो क्या होगा FDPS FDPS। अब क्या करना है, S के नीचे क्या लिखा है, S के नीचे कौन सा नंबर लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे। कंटिन्यूस नंबर में क्या होता रहेगा, नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, S के सामने लिखते जाएंगे। तो S की वैल्यू 1, यहाँ 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। अब P के नीचे कौन सा नंबर है 2, तो यहाँ से जो भी नंबर उसके नीचे लिखा है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2P 3P 4P 5P 6P 7P। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम D के लिए लिखना स्टार्ट करेंगे। तो D के लिए क्या वैल्यू है 3, तो D देखते हैं कहाँ है 3D, D के नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 से ही स्टार्ट किया, 3D 4D 5D 6D। अब F के नीचे क्या नंबर है 4, तो हम 4 से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर 4F और ये 5F। तो ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया है, ये हमारे पास एनर्जी लेवल का ऑर्डर आ गया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो जैसे S ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2, P ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, D ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10 और F ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 14। तो यहाँ पर हम उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। तो जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D में 10 होते हैं, फिर P के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, S में 2 होते हैं, D में 10 होते हैं, P में 6 होते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं अगर हमें उस एटम का एटॉमिक नंबर पता हो। तो चलो कुछ एग्जांपल करके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। तो फॉर एग्जांपल हमें कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर ऑर्डर देखो, तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो 1s 2s 2p। तो अब हमें पता है S में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। अब 2 and 2 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन और बच गए, टोटल कितने थे 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2। तो यहाँ पर इसकी कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी 1s2 2s2 2p2। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती है 7। तो 7 में अगर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन का करते हैं तो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल क्या बनेगा, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2 and 2 4। यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p4। तो अब हम कुछ हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को एक ट्रिक की हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए हमें नोबल गैसेस एटम के एटॉमिक नंबर और वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियोन का होता है 10, आर्गन का होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जिनॉन का होता है 54, रेडान का होता है 86। और हीलियम बिलोंग करता है फर्स्ट पीरियड से। नियोन के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो होती है 2, आर्गन के लिए जो एन की वैल्यू यानी कि कौन से पीरियड से बिलोंग करता है ये 3rd, क्रिप्टॉन के लिए जो होता है वो होता है 4 और जिनॉन जो पीरियड से बिलोंग करता है वो होता है 5 और जो रेडान बिलोंग करता है वो होता है 6।
तो अब हम इनकी हेल्प से, इन नोबल गैसेस की हेल्प से किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं जिनका एटॉमिक नंबर बड़ा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया है हमने, Z की वैल्यू कितनी दे रखी है 113, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें उस नोबल गैस को पहचानना होता है जो भी इस एटॉमिक नंबर से पहले है। तो Z इज़ इक्वल टू कितना दे रखा है 113, तो इससे पहले वाली नोबल गैस कौन सी है 86। इससे पहले वाली नोबल गैस जो है वो है 86 यानी कि रेडान है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया रेडान 86। इसका मतलब ये है कि 86 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई है। 86 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ऑर्बिटल्स में। अब इसके लिए एन की वैल्यू 6 आई है। तो अब हम एस और पी ऑर्बिटल कौन सा यूज़ करना है, ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता करेंगे n+1 से। तो जो भी n की वैल्यू होती है उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर जो s और p ऑर्बिटल यूज़ करने हैं वो यूज़ करने हैं हमें 7s और 7p। डी ऑर्बिटल कौन सा यूज़ करना है, इसके लिए जो भी n की वैल्यू होती है वही वाला डी ऑर्बिटल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। f ऑर्बिटल के लिए हम क्या करते हैं n-1 वैल्यू लेते हैं। तो यानी कि जो भी n की वैल्यू होती है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 इज इक्वल टू में 5। तो यहाँ पे जिस ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं f के, वो है 5f। तो इस तरह से हम यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लेते हैं कि कौन कौन से हमें यूज़ करने हैं। तो 7s, 7p, 6d और 5f। अब हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल, कि उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लो है या फिर हाई है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इनके लिए n+l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7s के लिए जो n+l की वैल्यू होती है वो होती है 7 + 0 इज 0। n की वैल्यू 7 है, s के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 7। 7p के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 7 प्लस p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1। तो 7 + 1 इज 8। 6d के केस में जो n+l आता है वो आता है, n की वैल्यू है 6, d की वैल्यू क्या है 2। तो 6 + 2 इज 8। 5f के केस में जो n की वैल्यू है वो क्या है 5, और f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 3। तो 5 + 3 इज 8। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके लिए n+l की वैल्यू कम आई है। तो n+l की वैल्यू कम आई है 7s के लिए। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो हम 7s में करेंगे। तो 7s में कितने इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2। तो 7s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2। अब इसके बाद हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अब इन तीनों का क्या है, n+l की वैल्यू तीनों के केस में सेम है। तो जब भी n+l की वैल्यू सेम आती है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, जिसके लिए भी n की वैल्यू छोटी होती है हम इलेक्ट्रॉन पहले उस वाले ऑर्बिटल में फिल करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों में 7p, 6d, 5f, इन तीनों केस में किसके लिए n की वैल्यू छोटी है 5f। f ऑर्बिटल के लिए वैल्यू छोटी है। तो सबसे पहले f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब f ऑर्बिटल में मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है 14, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी है। तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन 14 के 14 किस में फिल कर देंगे f में। तो अब 7s2 5f 14 हो गया है। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 113, और हमने कितने फिल कर दिए 86, ये रेडान वाले। और उसके बाद में हमने 14 + 2 कितने टोटल ऐड कर दिए हैं 16। तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 6 और 6 12 102। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमने कर दी है 102। अभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए बच रहे हैं। तो अब यहाँ पर बाकी जो बचे हुए ऑर्बिटल है ये दोनों, इन दोनों के केस में भी क्या है n+l की वैल्यू सेम है। तो इन दोनों के केस में अगर मैं n की वैल्यू देखूँ किसकी छोटी है तो वो किसके लिए है 6d के लिए। तो 6d में अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो d की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 10 इलेक्ट्रॉन। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। तो यहाँ पर 6d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हैं 10। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर दिए। अब कितना इलेक्ट्रॉन बच गया 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद टोटल हो गए 112, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने थे 113। तो जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया है वो किस में आ जाएगा p में। तो 7p के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया 1। तो ये हो जाती है हमारी, जब भी अगर कोई ऐसे हायर एटॉमिक नंबर दे रखा होता है तो उसके लिए कन्फिग्रेशन। तो अब हम और एग्जाम्पल करके देखते हैं इसी की हेल्प से नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन को देखकर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं टिन का। टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 50।
तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, 50 से पहले जो भी नोबल गैस आती है वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो 50 एटॉमिक नंबर से पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, क्रिप्टॉन 36 ऐसे लिख लेना है। तो ये हो गया। अब जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन के लिए एन की वैल्यू क्या है, 4। ये 4th पीरियड से बिलोंग करता है। ये हो गया, एन की वैल्यू हो गई 4। अब एस और पी ऑर्बिटल कौन से यूज़ होंगे उसके लिए क्या बताया था, n+1। तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4। तो यानी कि एस जो यूज़ होगा वो कौन सा होगा, 5s। और जो पी यूज़ होगा वो भी कौन सा होगा, 5p। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, डी के लिए पहचानना है कि डी कौन सा ऑर्बिटल यूज़ होगा। तो उसके लिए क्या था, एन डी। तो एन की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4d। नेक्स्ट क्या था, एफ। तो एफ की वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, 3f। हमें पता है कि 3 क्वांटम नंबर के पास, 3n वैल्यू के पास f ऑर्बिटल नहीं होता है, तो यहाँ पर f ऑर्बिटल की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर इनके लिए साथ साथ n+l की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5s के लिए जो n+l आएगा, n की वैल्यू क्या है, 5। s की वैल्यू क्या है, 0। तो ये क्या आ जाएगा, 5। 5p के लिए जो n+l की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, n की वैल्यू है 5, p की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्या आ जाएगा, 6। और 4d के लिए जो n+l की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू क्या होती है, 2। तो ये क्या बन जाएगी, 6। तो अब हम पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हैं, जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर n+l की वैल्यू किसके लिए कम है, s के लिए। तो s में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे, हो गया। अब 36 + 2 कितने हो गए, 38 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अभी भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं फिलिंग के लिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दोनों के लिए n+l की वैल्यू क्या है, सेम। तो जब भी सेम वैल्यू आती है तो हम क्या देखते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होती है। तो n की वैल्यू छोटी किसके लिए है, यहाँ पे 4d, d ऑर्बिटल के लिए छोटी है। तो अब d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, d में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, 10। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 38 हमने ऑलरेडी फिल कर दिए थे। ये क्या हो गए, यहाँ पर 10 और फिल हो गए। तो ये कितने हो गए, 48। तो अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कहाँ चले जाएंगे, p में। तो ये हो गई टिन की कन्फिग्रेशन। तो हम कुछ और एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। हम एग्जाम्पल करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो क्रोमियम से पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी है, यहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी है, यहाँ पर 18 एटॉमिक नंबर वाला कौन सा नोबल गैस है, आर्गन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्गन। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18। और इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 3। तो n की वैल्यू हो गई 3। तो अब जो हम s और p ऑर्बिटल कैलकुलेट करते थे, s और p ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करने थे वो कैसे पता करते थे, n+1, n की वैल्यू में 1 ऐड करके। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 3। तो 3 + 1 = 4। तो यानी कि s और जो p ऑर्बिटल हैं वो कौन से होंगे, 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4s 4p। और d ऑर्बिटल कौन से होते थे, जो भी n की वैल्यू होती थी वही d ऑर्बिटल होते थे। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 3d। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, साथ साथ कैलकुलेट करते हैं इनकी n+l की वैल्यू, ताकि हमें इलेक्ट्रॉन किस ऑर्डर में फिल करना है वो भी पता लग सके। तो इसके लिए n+l की वैल्यू, 4s के लिए n+l की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस s की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 4 + 0 = 4। 4p के लिए क्या आएगी, n की वैल्यू है 4, p की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 4 + 1 = 5। और 3d के लिए क्या होगी, n की वैल्यू क्या है, 3 और d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है 2। तो इसमें 3 + 2 = 5। तो ये आ गई हमारे पास n+l की वैल्यू। तो इनमें सबसे कम n+l की वैल्यू किसकी है, 4s के लिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में फिल करते हैं जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो ये बन गया 4s2। तो अब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 + 2 = 20। तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो हमें फिल करने हैं। अब यहाँ पर n+l तो ये सेम है। तो जब सेम होता है तो उसके केस में हम क्या करते हैं, जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होती है इलेक्ट्रॉन उसमें फिल करते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पर छोटी किसके लिए है, d के लिए। तो d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 4। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं, 2।
और डी में कितने फिल कर दिए हमने 4। तो एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये बनी है, बट ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है इसका रीज़न देखते हैं और फिर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी वो भी देखते हैं। तो जो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर्गन 18 4s1 3d5। अब ऐसा क्यों हुआ है? एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? डी में चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसका रीज़न ये है कि हमें पता है कि जो भी फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर डी कौन से स्टेट में था? 4। इसमें डी में सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो इसलिए जो ये एस का एक इलेक्ट्रॉन था ये कहाँ पर आ गया? डी ऑर्बिटल में आ गया। तो जो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन केस कहते हैं। तो एक्सेप्शन केसेस को हमें ज़्यादा ध्यान से करना है क्योंकि ये वाले केसेस ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं कॉपर का। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 29। तो अब कॉपर से पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन-सी है? आर्गन। तो यहाँ लिखेंगे आर्गन 18 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 3। अब वही एस और पी ऑर्बिटल कैसे कैलकुलेट करते थे कि कौन से एस और पी ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है n+1 करके। तो यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू है 3। तो कौन से ऑर्बिटल आ जाएंगे? 4s 4p। डी के लिए सेम ही रहता था 3d और 2f होता नहीं है। अगर हम f ऑर्बिटल निकालें तो n-1 करके 2f ऑर्बिटल होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। और अगर हम इसे n+1 रूल से भी देखेंगे तो 4 इसकी एनर्जी क्या बनेगी? 4s के लिए जो n+l की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? 4। 4p के लिए कितनी बनेगी? 5। 3d के लिए कितनी होगी? 5। तो यहाँ पर सबसे कम एनर्जी किसकी है? 4s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए हमने 2। तो अब 18 + 2 कितने हो गए? 20। अभी भी 9 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और डी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है? 10। और हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 9। तो यानी कि ये ईज़िली यहाँ पर फिल हो सकते हैं, ये हो गए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई? 4s2 3d9। ये कंप्लीट 29 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बट ये कॉन्फ़िगरेशन भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन केस है। इसमें भी जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एस से शिफ्ट हो जाएगा, जंप कर जाएगा। तो ये जो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी आर्गन 18 3d10 4s1। ऐसा क्यों हुआ है? वही अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो या तो अपनी हाफ फिल्ड पोजीशन में या फिर अपनी फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो जैसे ही डी में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो इसीलिए जो इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाली है। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं प्लैटिनम का। प्लैटिनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 78। तो अब इससे पहले 78 एटॉमिक नंबर से पहले जो नोबल गैस आती है वो देखते हैं हम। तो कौन सी होती है? यहाँ पर देखो 78 54 और 86 के बीच आएगा। तो यानी कि इससे पहले जो एटम आएगा वो कौन सा होगा? ज़ीनॉन। तो यानी कि हम ज़ीनॉन को लिखेंगे सबसे पहले। हमने यहाँ ज़ीनॉन को लिख दिया। ज़ीनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 54। अब इसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 5। इसके लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 5। अब हमने क्या करना था? s और p ऑर्बिटल के लिए कैसे कैलकुलेट कर रहे थे वैल्यू? n+1 करके। n+1 तो यानी कि 5 + 1 = 6। तो यानी कि जो s ऑर्बिटल था वो क्या बन जाता? 6s और जो p ऑर्बिटल था वो क्या बन जाता? 6p। अब फिर नेक्स्ट कैसे कर रहे थे? डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या था? जो भी n की वैल्यू थी वही डी ऑर्बिटल था। तो डी ऑर्बिटल क्या बन जाता? 5d। और f ऑर्बिटल के लिए हम क्या कर रहे थे? n की वैल्यू में से 1 माइनस कर रहे थे तो 4f आ जाएगा। तो अब हम इनके लिए क्या करते हैं? n+l की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनके लिए जब हम n+l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6s में n की वैल्यू है 6 और s के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 + 0 = 6।
6p में n की वैल्यू है 6 और p की वैल्यू क्या होती है 1, तो 6 + 1 इज़ 7। 5d के केस में n की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू होती है 2, तो 5 + 2 इज़ 7। 4f के केस में n की वैल्यू है 4 और f की वैल्यू होती है 3, तो 4 + 3 इज़ 7। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, n + l की वैल्यू सबसे कम किसकी आ रही है 6s की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे 6s में, तो ये चले गए 6s में। अब इसके बाद क्या होगा, ज़ीनोन में कितने थे 54, 54 के बाद हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने 56। अब क्या करना है हमें इन तीनों ऑर्बिटल में से, क्योंकि इन तीनों ऑर्बिटल की जो n + l की वैल्यू है वो क्या है सेम, तो हमें वो वाला ऑर्बिटल चूज़ करना है जिसके लिए n की वैल्यू क्या है छोटी है। तो n की वैल्यू छोटी किसके लिए है, f ऑर्बिटल के लिए 4f, तो 4f में f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, कितने हो सकते हैं, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4f 14। अब इसके बाद इन दोनों ऑर्बिटल की वैल्यू भी क्या है 6p और 5d के लिए भी क्या है n + l की वैल्यू सेम है। तो इसमें अब n की वैल्यू छोटी किसकी है d ऑर्बिटल की, तो d ऑर्बिटल में अब हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 5d, तो d ऑर्बिटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पर d ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन बच गए वो कितने बचे हैं 8। बट हम क्या देखते हैं, जो यहाँ पर ये 6s है और जो ये 5d ऑर्बिटल है, इन दोनों का ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस बहुत ही कम होता है, और इस रीज़न की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो 6s का है वो कहाँ पर जंप कर जाता है 5d में। तो इसके जो करेक्ट कन्फिग्रेशन बन जाती है वो होती है ज़ीनॉन 54, 4f 14, 5d 9, 6s 1। यहाँ पर क्या हुआ है, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था वो इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से वो d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गया। तो इसकी जो करेक्ट कन्फिग्रेशन बनेगी वो हो जाएगी ये। हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जितने भी एक्सेप्शन केसेस आएंगे ड्यू टू द हाफ फील्ड और ड्यू टू फुल फील्ड स्टेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जो एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल की वजह से आ रहा है, हमें वो सारे एक्सेप्शन केसेस को ध्यान रखना है। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, ये पूछा है कि क्यूरियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा। तो क्यूरियम के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, तो 96 से पहले जो भी क्या आती है नोबल गैस आती है, हमें वो वाली नोबल गैस लिखनी है। तो इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी होती है, रेडान। और रेडान का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86। तो यानी कि 86, और हमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने थे टोटल 96, तो यानी कि अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जो हमें बाकी ऑर्बिटल्स में फिल करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो रेडान है, रेडान के लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है 6। अब s और p ऑर्बिटल हम कैसे चूज़ कर रहे थे कि n की वैल्यू जो भी होती है उसके अंदर 1 ऐड कर दो। तो यहाँ पर n की वैल्यू में 1 ऐड करने पर s और p ऑर्बिटल कौन से आ जाएंगे 7s 7p। और जो d ऑर्बिटल था वो हम कैसे चूज़ कर रहे थे, जो भी n की वैल्यू होती है उसी वाले d ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो d ऑर्बिटल कौन सा होगा 6d। और f ऑर्बिटल कौन सा था, जो भी n की वैल्यू है उसमें से 1 माइनस करके, तो f ऑर्बिटल यहाँ पर क्या आ जाएगा 5f। अब हम इनके लिए क्या करेंगे, n + l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पर n + l की वैल्यू 7 और s के लिए होता है 0, तो कितना आ जाएगा 7। 7p के केस में 7 n की वैल्यू हो गई और p की वैल्यू क्या होती है 1, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा 8। 6d के केस में भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, तो 6 और d के लिए होता है 2, तो ये भी हो जाएगा 8। 5f के केस में भी कितना आ जाएगा 8। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो सबसे कम वैल्यू आती है, जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो किसके लिए आ रही है, s के लिए, 7s के लिए। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन तो अब हम इसमें फिल कर देंगे, क्योंकि जिसके लिए n + l की वैल्यू छोटी होती है उसी में पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 7s ऑर्बिटल में। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो अब वो जो 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम कैसे चूज़ करेंगे, जब n + l की वैल्यू सेम होती है, तो जब n + l की वैल्यू सेम होती है तो हम उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं जिसके लिए n की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पर n की वैल्यू छोटी किसके लिए है 5f के लिए। तो यानी कि अब f ऑर्बिटल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 14 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 8 इलेक्ट्रॉन। बट अभी हमने पढ़ा है जैसे d ऑर्बिटल में भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 का हमने क्या कर दिया था, उन्हें 5 बना दिया था। रीज़न क्या था, क्योंकि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की बजाय f में
तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की बजाय f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। 7 क्यों जाएंगे? क्योंकि जो f ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। f ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल में f सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7। तो 7 ऑर्बिटल क्या करेंगे? हाफ फिल्ड बनाएंगे। तो इसी वजह से जो यहाँ पर f में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे? 7। अब बच कितना गया इलेक्ट्रॉन? 1। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेक्स्ट लोएस्ट एनर्जी में जाएगा। तो यहाँ पर जो जिसकी n की वैल्यू छोटी है उसी में जाएगा, क्योंकि 7p और 6t दोनों के लिए क्या है? n+l की वैल्यू छोटी है। सॉरी, तो यहाँ पर 7p और 6t दोनों के लिए ही n+l की वैल्यू क्या है? सेम। तो इन दोनों में से जिसकी n की वैल्यू छोटी है इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर किस में जाएगा फिर? d में। तो यानी कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी? रडान 86 7s2 6t1 5f7। तो अभी हम इन्हें अरेंज कैसे भी कर सकते हैं, या आगे पीछे ऑप्शन में मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसमें हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है गैडोलिनियम की। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर हमें कितना दे रखा है? 64। तो अब इससे पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है? ज़ीनॉन। और ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 54। और ज़ीनॉन के लिए जो n की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 5। तो अब यहाँ पर जो n प्लस और तो अब यहाँ पर जो s और p ऑर्बिटल की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? n+1 से। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 5। तो यानी कि यहाँ पर जो s और p ऑर्बिटल होंगे वो कौन से होंगे? 6s और 6p। और जो d ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है? जो भी n की वैल्यू होती है वही। तो d ऑर्बिटल क्या बनेगा? 5d। और f ऑर्बिटल क्या बनेगा यहाँ पर? 4f। n-1 करके कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए n+l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। n+l की वैल्यू से ही हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा। तो 6s के लिए जब हम n+l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आएगी? 6। और s के लिए होता है 0, तो 6। 6p के लिए कितना आएगा? हमने कई बार कर लिया है, तो इसके लिए 6 + 1 7। और 5d के लिए कितना हो जाएगा? 5 + 2 = 7। और 4f के लिए कितना हो जाएगा? 4 + 3 = 7। तो यहाँ पर जो सबसे कम वैल्यू आई है n+l की, जो छोटी वैल्यू आई है वो किसके केस में आई है? 6s के केस में। तो यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 6s में, तो 6s2। अब इसके बाद जब भी तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो अब यहाँ पर n+l की वैल्यू जब सेम आ जाती है तो हम कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं? जिसके लिए n की वैल्यू छोटी होती है। तो ये इसके केस में भी क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं फिल करने के लिए। तो अब वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो f ऑर्बिटल होता है, जो f सबशेल होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि जो f सबशेल होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स प्रेज़ेंट होते हैं? उसमें 7 ऑर्बिटल्स प्रेज़ेंट होते हैं। वो या तो ज़्यादा स्टेबल कब होता है? हाफ फिल्ड के केस में, या फिर वो ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फिल के केस में। तो यहाँ पर जब हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो वो क्या है? इतना स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देगा d में, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो है n की वैल्यू इसी की छोटी है। तो अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। और इसका रीज़न क्या है? हाफ फिल्ड।